भारत को उसका 15वां उपराष्ट्रपति मिल चुका है। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने बाजी मारी और विपक्षी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को हार का सामना करना पड़ा। परिणाम कुछ यूं रहे, राधाकृष्णन को मिले 452 वोट, जबकि सुदर्शन रेड्डी को हासिल हुए 300 वोट। अब जरा यह कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि आंकड़ों के इस खेल में क्रॉस वोटिंग का मामला गर्मा गया है। कौन विपक्ष से टूटकर एनडीए की ओर चला गया, यह रहस्य अब सियासी गलियारों में सबसे चर्चित सवाल बन चुका है। ऐसे में दर्शकों, इस पूरे मसले पर उद्धव ठाकरे गुट के तेज तर्रार सांसद संजय राउत ने मोर्चा संभाला। जब उनसे पूछा गया कि विपक्ष के कुछ नेताओं ने वाकई क्रॉस वोटिंग की है या नहीं, तो उनका जवाब साफ था। क्रॉस वोटिंग की बात कौन फैला रहा है? यह एनडीए के लोग कह रहे हैं। हमें हमारे सभी वोट मिले हैं। विपक्ष का आंकड़ा जितना होना चाहिए था उतना हमारे पास पहुंचा है। राउत ने आगे खुलासा किया कि शुरू में विपक्ष के पास करीब 314 से 315 वोट का अनुमान था। नतीजे में 300 वोट सीधे सुदर्शन रेड्डी को मिले, जबकि 14-15 वोट अवैध घोषित कर दिए गए। उनका दावा है कि उन सभी मतों पर विपक्षी उम्मीदवार को ही वोट दिया गया था, लेकिन किसी कारणवश उन्हें रद्द कर दिया गया। दर्शकों, राउत के लहजे में नाराजगी साफ झलक रही थी। उन्होंने कहा, किस वजह से उन मतों को अवैध ठहराया गया यह हमें भी नहीं बताया गया, लेकिन इतना तय है कि विपक्ष ने गद्दारी नहीं की, गड़बड़ी कहीं और हुई है। तो वही बता दें कि संजय राउत ने सिर्फ आंकड़ों की गुत्थी पर ही नहीं, बल्कि उन दलों पर भी हमला बोला जिन्होंने इस चुनाव में वॉकआउट किया। सबसे पहले उन्होंने शिरोमणि अकाली दल पर निशाना साधा। वे बोले कि ये वही अकाली दल है जो हर बार संसद में बीजेपी के साथ खड़ा नजर आता है, लेकिन जब मतदान का असली वक्त आया तब इन्होंने वोट ही नहीं डाला। यह बात अपने आप में बहुत बड़ी है। इतना ही नहीं, राउत ने केसीआर की पार्टी यानी भारत राष्ट्र समिति पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा है कि ये लोग भी हर बार चर्चा और हर बिल पर बीजेपी के साथ खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में इन्होंने दूरी बना ली। यह संकेत बड़ा है और इसे समझना होगा। दर्शकों, याद दिला दे कि उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले संजय राउत लगातार विपक्षी खेमे में ऊर्जा भरते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने सांसदों से अपील की थी कि वोट डालते समय सिर्फ पार्टी लाइन न देखें, बल्कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। राउत ने यह भी कहा था कि बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है। उपराष्ट्रपति संवैधानिक पद है। यहाँ मतदान देश और संविधान बचाने के लिए होना चाहिए। सांसदों को राष्ट्र की आत्मा और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर ही मतदान करना चाहिए। अब सवाल उठता है कि इस चुनावी नतीजे से असल में संकेत क्या मिला। बता दें कि पहला संकेत ये है कि एनडीए की ताकत एक बार फिर सामने आ गई है। तो वही दूसरा संकेत मिला कि विपक्षी खेमे में चाहे कोई गद्दारी न हुई हो, लेकिन अवैध मतों की गुत्थी ने उनके आत्मविश्वास पर चोट जरूर लगा दी है। और तीसरा सवाल ये उठता है कि अकाली दल और केसीआर जैसे दलों का अलग हटना इस बात का इशारा है कि सियासी समीकरण आने वाले वक्त में और जटिल हो सकते हैं। संजय राउत ने जिस अंदाज में बयान दिया, उससे यह साफ झलकता है कि विपक्ष अपनी हार की असली वजह एनडीए की ताकत या क्रॉस वोटिंग में नहीं, बल्कि प्रक्रिया की खामियों और छोटे दलों की चालों में ढूंढ रहा है। ऐसे में कुल मिलाकर ये उपराष्ट्रपति चुनाव सिर्फ एक संवैधानिक पद का चयन नहीं था, बल्कि सत्ता और विपक्ष की ताकत का भी इम्तिहान था। क्योंकि एनडीए को मिला मजबूत जनादेश, तो विपक्ष ने खुद को एकजुट दिखाने की कोशिश की, लेकिन अवैध मतों और कुछ दलों की दूरी ने तस्वीर धुंधली कर दी। और अंत में संजय राउत ने अपने बयान में यह संदेश देने की कोशिश की कि विपक्ष हार मानने वाला नहीं है। जैसा कि राजनीति में अक्सर होता है, जीत और हार दोनों से ज्यादा मायने रखता है कहानी ढूंढना। एनडीए जीत की कहानी सुना रहा है, तो विपक्ष हार के बावजूद यह कहानी कह रहा है कि उसके वोट टूटे नहीं बल्कि रोके गए। तो दर्शकों, इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। दिल्ली की सियासत इन दिनों उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को लेकर गर्म है। आधिकारिक आंकड़े सामने आने के बाद विपक्षी इंडिया गठबंधन को जहां करारा झटका लगा है, वहीं सत्ता पक्ष एनडीए इसे अपनी एकजुटता और विश्वास की जीत बता रहा है। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि इस चुनाव में 781 सांसदों को वोट देने का अधिकार था। इनमें से 767 सांसदों ने मतदान किया। नतीजे आए तो एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, जबकि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के खाते में 300 वोट आए। चुनाव आयोग ने बताया कि 15 वोट अवैध घोषित कर दिए गए। ऐसे में दर्शकों, अगर विपक्ष की ओर देखें तो उनकी तरफ से दावा था कि कम से कम 320 सांसद उनके साथ खड़े हैं, लेकिन वास्तविकता में केवल 300 वोट ही मिले, यानी लगभग 20 वोटों की कमी ने पूरे माहौल को बदल दिया।
दरअसल राधाकृष्णन की जीत के बाद बीजेपी और उसके सहयोगी दल बेहद उत्साहित नजर आए। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने तो यहाँ तक कह दिया कि करीब 40 विपक्षी सांसदों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और एनडीए उम्मीदवार को समर्थन दिया। ऐसे में यह बयान साफ संकेत देता है कि सत्ता पक्ष विपक्ष की टूट और भीतरघात को बड़े पैमाने पर उछालना चाहता है। तो वही महाराष्ट्र की राजनीति में यह नतीजा नए विवादों को जन्म दे रहा है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना का कहना है कि उद्धव ठाकरे के सांसदों ने ही एनडीए के पक्ष में मतदान किया। पार्टी के नेता संजय निरुपम ने दावा किया कि 5 सांसद हमारे संपर्क में थे और उन्होंने एनडीए उम्मीदवार को वोट दिया। निरुपम ने विपक्षी खेमे पर तंज कसते हुए कहा है कि सुबह से विपक्ष के नेता यह माहौल बना रहे थे कि एनडीए के वोट बिखर जाएंगे, लेकिन नतीजे में ठीक उल्टा हुआ। एनडीए को न सिर्फ पूरा समर्थन मिला बल्कि उसे 16 वोट ज्यादा भी मिले और विपक्ष अब वोट चोरी का रोना रो रहा है। संजय निरुपम ने यह भी आरोप लगाया कि शरद पवार खेमे के सांसदों ने एनडीए को वोट दिया। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि कितने सांसदों ने एनडीए के पक्ष में मतदान किया, लेकिन उनका इशारा साफ था, विपक्ष के भीतर एक बड़ी दरार है। तो वही इधर उद्धव ठाकरे के नेता और सांसद संजय राउत ने इन आरोपों को पूरी तरह नकार दिया। राउत का कहना है कि हमारे पास जितने सांसद थे उतने ही वोट हमें मिले हैं। हमारा आंकड़ा 315 का था और हमें पूरे 315 वोट मिले। हाँ, 15 वोट रिजेक्ट हुए हैं, लेकिन किस वजह से हुए ये हमें नहीं पता। तो वही राउत ने सवाल उठाया कि जब 15 वोट अवैध घोषित किए गए हैं तो सत्ता पक्ष इसे विपक्ष के खिलाफ प्रचारित क्यों कर रहा है। नतीजों ने विपक्षी एनडीए गठबंधन की रणनीति पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष पहले से ही यह दावा कर रहा था कि उसका गठबंधन मजबूत है और कम से कम 320 सांसद उसके साथ खड़े हैं, लेकिन जब नतीजे आए तो 20 वोटों की कमी ने उसकी पोल खोल दी। इस कमी की वजह चाहे तकनीकी त्रुटि हो, क्रॉस वोटिंग हो या फिर जानबूझकर वोट खराब करना, लेकिन इसका राजनीतिक नुकसान विपक्ष को साफ झेलना पड़ रहा है। ऐसे में इस पूरे घटनाक्रम से एक बात साफ झलकती है कि एनडीए न केवल अपनी संख्या बल की मजबूती दिखाने में सफल रहा, बल्कि विपक्षी खेमे में मौजूद दरारों को भी सार्वजनिक करने का मौका उसे मिल गया है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने खुले तौर पर एनडीए को समर्थन दिया। इसके अलावा कई सांसदों के क्रॉस वोटिंग की खबरें एनडीए के लिए बोनस साबित हुई। ऐसे में दर्शकों, उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे यह संदेश दे रहे हैं कि संसद में विपक्ष की एकजुटता उतनी मजबूत नहीं है जितना वह दावा करता है। इंडिया गठबंधन के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती अपने ही घर को संभालने की है। दूसरी तरफ एनडीए यह प्रचारित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है कि विपक्षी सांसद भी अंतरात्मा की आवाज पर उसके साथ खड़े हो रहे हैं। ऐसे में यह चुनाव भले ही सिर्फ उपराष्ट्रपति पद के लिए था, लेकिन इसके नतीजे का असर 2029 के लोकसभा चुनाव पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि संसद की गिनती का खेल हमेशा आने वाले बड़े चुनाव का संकेतक माना जाता है। तो दर्शकों, खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की और बाकी खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। भारत अमेरिका रिश्तों को लेकर अचानक सियासी हलचल तेज हो गई है। वजह है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच सोशल मीडिया पर हुई बातचीत। ट्रंप ने ट्वीट किया कि दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने पर बातचीत चल रही है और वो जल्द ही अपने दोस्त मोदी से मुलाकात करने के लिए उत्सुक है। पीएम मोदी ने भी जवाब देते हुए रिश्तों को और गहरा बनाने की बात कही है। लेकिन दर्शकों, इसी बात पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोल दिया है। दर्शकों, बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, मुझे खुशी है कि भारत और अमेरिका के बीच बातचीत लगातार आगे बढ़ रही है। आने वाले हफ्तों में मैं अपने बहुत अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से चर्चा करने के लिए उत्सुक हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि हम दोनों देशों के लिए एक शानदार समझौते तक पहुंच जाएंगे। यानी दर्शकों, ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वो व्यापार के मोर्चे पर मोदी से एक बड़े निष्कर्ष की उम्मीद कर रहे हैं। तो वही पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ट्रंप के ट्वीट का जवाब दिया है। मोदी ने लिखा, भारत और अमेरिका करीबी दोस्त है और स्वाभाविक साझेदार भी। मुझे यकीन है कि हमारी बातचीत से दोनों देशों के बीच साझेदारी और मजबूत होगी। हमारी टीमें इस प्रक्रिया को जल्द पूरा करने में जुटी है। मैं भी राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत के लिए उत्सुक हूँ ताकि भारत और अमेरिका मिलकर अपने लोगों के लिए उज्जवल भविष्य गढ़ सके। ऐसे में दर्शकों, दोनों नेताओं के बीच इस डिजिटल बातचीत को लेकर अब देश में चर्चा गर्मा गई है। बता दें कि इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा वार किया है। उन्होंने अपने एक सैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा, ट्रंप को खुश करने के लिए पूरे देश के कपास किसानों को दांव पर लगा दिया गया है। भारतीय किसानों, व्यापारियों और युवाओं के रोजगार को
ताक पर रखकर बाजार को पूरी तरह से अमेरिकी कंपनी के लिए खोला जा रहा है। अगर पूरा भारतीय बाजार अमेरिकियों के कब्जे में चला गया तो हमारे लोगों के लिए क्या बचेगा। केजरीवाल ने सवाल उठाया कि आखिर ये कैसी बातचीत है जो एक तरफा लग रही है। उन्होंने आगे लिखा, ट्रंप के सामने इस तरह का सरेंडर न केवल हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के आत्मसम्मान पर भी चोट करेगा। देश को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री कमजोर नहीं पड़ेंगे और भारतीय हितों की रक्षा करेंगे। दर्शकों, जानकारी दे कि असल में भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से व्यापार समझौते पर चर्चा चल रही है। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने बाजार में अमेरिकी कंपनियों को ज्यादा जगह दे। वही भारत की मांग है कि अमेरिकी बाजार में भी भारतीय उत्पादकों को आसानी से प्रवेश मिले। अब इसी खींचतान में सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं भारतीय किसान और छोटे व्यापारी। कपास इसका बड़ा उदाहरण है। भारत में कपास किसानों की संख्या लाखों में है और यह कृषि का अहम हिस्सा है। आरोप है कि अगर अमेरिकी कपास और उससे जुड़े उत्पादकों को भारत में आसानी से प्रवेश मिल गया तो भारतीय किसानों की हालत और खराब हो सकती है। यही मुद्दा अब राजनीति का हिस्सा बन गया है। ऐसे में दर्शकों, केजरीवाल का बयान सीधे तौर पर मोदी सरकार की आर्थिक और विदेश नीति पर सवाल उठाता है। उनका कहना है कि सरकार अमेरिकी दबाव में आकर फैसले ले रही है जिससे भारतीय हितों को नुकसान हो सकता है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि देश को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी देश के मान की रक्षा करेंगे। ऐसे में दर्शकों, अब बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई भारत और अमेरिका के बीच होने वाली ये बातचीत भारतीय किसानों और व्यापारियों के लिए मुश्किल खड़ी करेगी या फिर दोनों देशों के बीच ऐसा संतुलन बनेगा जिससे फायदा दोनों का हो। कूटनीतिक हलकों का मानना है कि इस तरह की बातचीत में दोनों पक्ष अपने अपने हितों को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन राजनीतिक नजरिए से देखें तो विपक्ष को एक और मौका मिल गया है मोदी सरकार पर हमला बोलने का। बता दें कि ट्रंप और मोदी की बातचीत अभी शुरू ही हुई है। आने वाले हफ्तों में साफ हो जाएगा कि इसका असर किसानों और व्यापारियों पर कैसा पड़ता है। लेकिन एक बात तय है, इस पूरे मामले ने राजनीति का माहौल गर्मा दिया है। जहां मोदी इसे भारत अमेरिका साझेदारी की नई उड़ान बता रहे हैं, वहीं केजरीवाल इसे भारतीय हितों के साथ समझौता कहकर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में अगले कुछ दिनों में जब ये वार्ता आगे बढ़ेगी तब असली तस्वीर सामने आएगी। फिलहाल सोशल मीडिया से शुरू हुई ये बातचीत भारतीय राजनीति में तूफान खड़ा कर चुकी है। तो दर्शकों, इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर, देश को मिला नया उपराष्ट्रपति। एनडीए के उम्मीदवार और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने अपने प्रतिद्वंदी B सुदर्शन रेड्डी को हराकर यह चुनाव जीत लिया है। जी हां, संसद भवन के इतिहास में यह उपराष्ट्रपति चुनाव का 17वां अध्याय रहा और नतीजे पूरी तरह से एनडीए के पक्ष में आए। तो चलिए बताते हैं आपको चुनाव की पूरी तस्वीर। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि इस चुनाव में संसद के दोनों सदनों में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों को वोट देने का अधिकार था। कुल 788 सांसद वोटर सूची में शामिल थे, जिसमें 245 राज्यसभा और 543 लोकसभा के सदस्य शामिल रहे। बता दें कि मतदान के दिन का नजारा बेहद खास था। सांसद सुबह से कतार में खड़े होकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते नजर आए। मतदाता का समय सुबह शुरू होकर शाम 5 बजे तक चला। खास बात ये रही कि इस बार केवल एक बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल किया गया। मतदान खत्म होने के बाद शाम 6 बजे से मतगणना की प्रक्रिया शुरू हुई और कुछ ही घंटों में परिणाम साफ हो गया। ऐसे में दर्शकों, आंकड़ों पर नजर डालें तो कुल 788 सांसदों में से 781 ने मतदान किया, यानी मतदान का प्रतिशत रहा 98.2% और डाले गए कुल वोट थे 768। इनमें से 752 वोट मान्य पाए गए। इन 752 वोटों में से एनडीए उम्मीदवार CP राधाकृष्णन को मिले 452 वोट, जबकि विपक्षी उम्मीदवार B सुदर्शन रेड्डी को मिले 300 वोट, यानी CP राधाकृष्णन ने यह चुनाव 152 वोटों के अंतर से जीत लिया। ऐसे में दर्शकों, अब बड़ा सवाल ये है कि रिजल्ट की घोषणा किसने की। तो आपको बता दें कि राज्यसभा के सचिव और इन चुनाव के मुख्य निर्वाचन अधिकारी PC मोदी ने औपचारिक तौर पर यह ऐलान किया कि CP राधाकृष्णन भारत के अगले उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। PC मोदी ने यह भी जानकारी दी कि इस चुनाव के लिए 7 अगस्त को नोटिस जारी हुआ था और कुल 68 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे। इनमें से जांच के बाद केवल 2 नाम वैध पाए गए, CP राधाकृष्णन और B सुदर्शन रेड्डी। यानी शुरुआत से ही यह मुकाबला इन 2 नेताओं के बीच सीमित रहा। तो ऐसे में दर्शकों, अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया की। PM मोदी ने ट्विटर यानी X पर बधाई देते हुए लिखा कि CP राधाकृष्णन का पूरा जीवन समाज सेवा
और गरीबों वंचितों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित रहा है। मुझे विश्वास है कि वे एक उत्कृष्ट उपराष्ट्रपति साबित होंगे जो हमारे संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करेंगे और संसदीय संवाद को आगे बढ़ाएंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री के इस संदेश ने साफ कर दिया कि सरकार को उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। ऐसे में दर्शकों, अगर हम सीपी राधाकृष्णन के राजनीतिक जीवन पर नजर डालें तो उनका सफर बेहद खास रहा है। वे लंबे समय तक भाजपा से जुड़े रहे और संगठन के मजबूत स्तंभ माने गए। हाल ही में वे महाराष्ट्र के राज्यपाल पद पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। अब वे देश के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन होने जा रहे हैं। दर्शकों, बता दें कि संसद की कार्यप्रणाली में उपराष्ट्रपति की भूमिका बहुत अहम होती है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। ऐसे में राधाकृष्णन के सामने बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वे सदन की मर्यादा और संसदीय संवाद को संतुलित ढंग से आगे बढ़ाए। तो वही दर्शकों, विपक्ष की बात करें तो बी सुदर्शन रेड्डी को भी 300 वोट मिले, जो कम नहीं है। यह दिखाता है कि विपक्ष ने इस चुनाव में मजबूती से दावेदारी पेश की थी, लेकिन अंततः बहुमत एनडीए के पक्ष में गया और सीपी राधाकृष्णन को ऐतिहासिक जीत मिली। ऐसे में अब आने वाले वर्षों में देखना होगा कि उपराष्ट्रपति पद पर बैठने के बाद वे संसद की कार्यवाही को किस अंदाज में दिशा देते हैं। तो दर्शकों, कुल मिलाकर भारत के नए उपराष्ट्रपति है सीपी राधाकृष्णन, एक ऐसा नेता जिनका राजनीतिक अनुभव और समाज सेवा का लंबा इतिहास उन्हें खास बनाता है। तो ये थी उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। आगे भी हम आपको इस पद की शपथ ग्रहण प्रक्रिया और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं से लगातार अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए MDR न्यूज़।